मैं ये वाला प्लान बनाना है ऑटोकैड में। प्लान बनाने के लिए हमारी आपको पहले ही बताया था 3 कमांड का सबसे ज़्यादा यूज़ रहेगा। वो कमांड कौन सी है? सबसे पहली है कंस्ट्रक्शन लाइन, दूसरा है ऑफसेट और तीसरा है ट्रिम। यही 3 कमांड का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ट्रिम की शॉर्टकट की है TR डबल एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन की एक्सेल एंटर और ऑफसेट की O एंटर। ये जो ड्राइंग है हमारी, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कौन सी यूनिट में बना हुआ है। अगर देखेंगे तो किस में बना हुआ है, और इसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है, मेन वॉल की थिकनेस दे रखी है 23 सेंटीमीटर की है, पार्टीशन वॉल 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाली थिक वॉल है ये हमारी मेन वॉल है, और ये जो थिन वॉल है इनको हम क्या कह रहे हैं, पार्टीशन वॉल है। तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक्सेल एंटर करके H एंटर करके एक हॉरिजॉन्टल। इसको भी करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम ऑटोकैड में अपनी न्यू फाइल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट आती हैं। मैट्रिक टेम्पलेट यूनिट पे काम करना है हमें, तो मैट्रिक की टेम्पलेट लेनी होगी जो कि ACAD ISO वाली है। हमने इसको सेलेक्ट करके ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम यूनिट्स को सेट करने का है। शॉर्टकट की बताई UN एंटर किया। यूनिट्स में से लेंथ टाइप को हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्मेट में किया। प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 2 यूनिट रखा। यूनिट्स MM हटा के यहाँ से क्या कर दिया हमने, सेंटीमीटर कर दिया। इतना करने के बाद ओके किया। सेंटीमीटर क्यों किया, क्योंकि जो ड्राइंग हमें दे रखी है वो सेंटीमीटर में ही है। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, यूनिट सेट करने के बाद D एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए। यहाँ पे जाके डेसिमल, यहाँ पे वही पैरामीटर चेक करने हैं, सेट करने हमें जो हमने यूनिट कमांड के अंदर दिए थे। वहाँ पे यूनिट फॉर्मेट डेसिमल रखा था तो यहाँ पे भी डेसिमल रखेंगे। अगर वहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मेट रखा होता हमने, जैसे इंजीनियरिंग होता है, फ्रैक्शनल होता है, साइंटिफिक है, तो उसी फॉर्मेट को यहाँ पे भी हमें सेट करना होगा। प्रिसीजन पॉइंट के बाद 2 यूनिट का लिया था, यहाँ पे भी 2 यूनिट का लेंगे। डेसिमल सेपरेटर अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी कि जब भी पॉइंट वैल्यू आएगी उसको सेपरेट करने के लिए वो कॉमा का यूज़ करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में यही सेट हुआ मिलता है हमें। हम इसको किस पे सेट करते हैं, पीरियड पे। कर दिया इतना करने के बाद हमने क्या किया, ओके किया। ओके करने के बाद सेट करंट, और सेट करंट करने के बाद क्लोज। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड से एक्सेल एंटर किया, H एंटर किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक्सेल एंटर किया, V एंटर किया, एक वर्टिकल लाइन बनाई। इतना करने के बाद हम अपनी ड्राइंग में कोई भी एक कॉर्नर को पिक कर सकते हैं। पिक करेंगे, वो टॉप लेफ्ट हो सकता है, टॉप राइट हो सकता है, बॉटम लेफ्ट हो सकता है, बॉटम राइट हो सकता है, कोई भी एक ऐसा कॉर्नर चूज़ करते टाइम आपको बताया था ऐसा कॉर्नर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा हो। जैसे कि ये वाली ड्राइंग में तो ठीक है। अब अगर मैं इस ड्राइंग पे आता हूँ, अभी ड्राइंग पर फोकस मत करिएगा, मैं सिर्फ कॉर्नर आपको बता रहा हूँ कैसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये वाली ड्राइंग पे हम आते हैं, अब टॉप लेफ्ट लूँगा तो लेफ्ट में मुझे ये वाला मिलेगा टॉप लेफ्ट में। इसमें आप देख सकते हो यहाँ से भी ड्राइंग आगे एक्स्ट्रा निकल रही है, तो क्या टॉप लेफ्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगा? सिमेट्री कहीं मिल रही है, कहीं ऐसा हो जिसपे अब सिमेट्रिक एक स्ट्रेट लाइन में कवर हो जाए डिस्टेंस, बॉटम वाला। अब वो बॉटम लेफ्ट भी हो सकता है, बॉटम राइट भी। तो इस टाइप के प्लान को बनाने के लिए बॉटम से पिकअप करेंगे, तो ड्राइंग टू ड्राइंग कॉर्नर चेंज हो सकता है, और होगा भी, क्योंकि सेम ड्राइंग तो आएगी नहीं बनाने के लिए। अभी ये तो प्लॉट बिल्कुल स्ट्रेट है। कई बार हमें प्लॉट दिए जाते हैं जो कॉर्नर से क्या हो, स्ट्रेट नहीं हो, रिंच में हो, ठीक है। तो उन टाइप की प्लानिंग कैसे करनी है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर से पिकअप किया। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैं देख सकता हूँ एक L शेप बन रहा है मेरा। इस शेप को L में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ट्रिम कमांड पे गए, ट्रिम कर दिया। सबसे पहला काम वॉल ऑफसेट करेंगे हम। वॉल कौन सी लग रही है, मेन वॉल लग रही है। मेन वॉल की थिकनेस कितनी होती है, ड्राइंग में यूनिट में इसमें दे रखा है 23 सेंटीमीटर। तो ऑफसेट कमांड पे गए, O एंटर किया, 23 हमने इसको ऑफसेट किया डाउन, और इसको राइट अंदर की तरफ ऑफसेट करेंगे, क्योंकि ताकि वॉल अंदर की तरफ आएगी तो ट्रिम करके सेटअप हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, TR डबल एंटर किया, ट्रिम कर दिया यहाँ से, डन। अब इसके बाद रूम बाय रूम बनाते हुए चलना है। रूम साइज कितना है, 340 बाई 360। तो O एंटर किया, 340 एंटर किया। पहले हमेशा याद रखना है X एक्सेस फिर Y एक्सेस, एक सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे, उससे कन्फ्यूज़न भी कम होगा, ड्राइंग भी आपकी प्रॉपर बनेगी, ठीक है। अगर आप जब प्लान बनाओगे बाद में आपको रिप्रेजेंट भी करना होगा, तो पहले हमेशा याद रखना है पहले कौन सी वैल्यू रखनी है, X एक्सेस फिर Y एक्सेस।
जो एक्चुअल में क्या होता है, जो कभी आप किसी मिस्त्री से या किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर से प्लान बनवाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। मान लो 345 और 340 यूनिट की लाइन बना, कोई प्लान है, रूम है 345 mm बाई 340 सेंटीमीटर बाई 350 सेंटीमीटर। अब इसमें गैप पता चलेगा आपको कौन सा कम है कौन सा बड़ा है? 5 mm का गैप, 5 सेंटीमीटर का गैप पता चलेगा क्या? जब हम प्लान में देखेंगे तो हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा गैप, हम खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए छोटा बड़ा किधर है किधर नहीं है, हमेशा कंसेप्ट क्या है यूनिट साइन कन्वेंशन का, पहले एक्स एक्सेस फिर वाई एक्सेस। तो हमने भी पहले एक्स एक्सेस पर ऑफसेट किया 340, एस्केप किया क्योंकि डिस्टेंस बदलना है, वापस से वो एंटर किया कितने पे 360, ऊपर से नीचे 360 ऑफसेट कर दिया, देन एस्केप किया। अब इतना बनाने के बाद वॉल बनाएंगे, वॉल थिकनेस मेन वॉल ही है 23 की, ऑफसेट कर दिया। आजकल जो भी प्लान बनता है न्यू कंस्ट्रक्शन जितनी भी हो रही है मॉडर्न आर्किटेक्चर में आप देखोगे तो वो आर्किटेक्चर ड्राइंग जो होती हैं या हमारा जो ड्राइंग जो भी हमारी बिल्डिंग है वो क्या है, आपका फ्रेम बेस्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फ्रेम बेस्ड मतलब फिर हाँ, तो ये तो बात सही है कि वॉल नहीं बनाते स्टार्टिंग में। फ्रेम का मतलब क्या हुआ? हाँ, ढांचा। तो ढांचे में हम क्या खड़ा करते हैं, पहले कॉलम खड़े कर दिए, स्लैब डाल दी, उसके बाद वॉल का कंस्ट्रक्शन किया, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम कंस्ट्रक्शन। पहले पुराने जो घर होते थे, कितनी भी बिल्डिंग देख लो आप पुरानी जो होती थी वो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन पे होती थी। फ्रेमलेस मतलब पुरानी ड्राइंग, पुरानी जो आर्किटेक्चर जैसे बिल्डिंग होती है उनमें कॉलम होता है? नहीं होता कॉलम, जिस वजह से वॉल की थिकनेसेस हमें हैवी रखनी पड़ती थी। कोई भी पुराना घर, मंदिर, कोई भी चीज़ देखोगे आप, जैसे कि कोई भी किला वगैरह देखोगे तो उसकी दीवारें होंगी जो वो 1.5 से 2 फीट चौड़ी चौड़ी वॉल्स होंगी। होती है ना, होती थी या नहीं होती थी? आज क्यों नहीं यूज़ करते हम उस टेक्नोलॉजी को? अनइकोनॉमिक। पुराने टाइम पे आपने देखा होगा पूरी अलमारी दीवार के अंदर समाई हुई होती थी, आजकल नहीं होता ऐसा। होता है क्या? क्योंकि वॉल की थिकनेस ही इतनी नहीं है। वॉल की कम थिकनेस बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? पहले ज़मीन ज़्यादा अवेलेबल थी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी। आज के टाइम पे क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिस वजह से हॉरिजॉन्टली तो जगह है नहीं, अब वर्टिकली भी हमें अलग अलग फ्लोर चढ़ाने पड़ रहे हैं। जैसे आज भी आप अगर विलेज में जाओगे तो वहाँ क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर बना होगा, हद से हद कहीं कोई फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बना हुआ होगा, सबका वो भी नहीं बना हुआ होगा। उससे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गांव से ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी? जो सिटी वगैरह है ना, जैसे दिल्ली है, डेंसली पॉपुलेटेड है। तो यहाँ क्या है, अब जब ज़मीन पे जगह नहीं है तो कहाँ बनाई जाए, मतलब वर्टिकली हमें काम करना पड़ेगा, वर्टिकली फ्लोर लेवल्स बनाने पड़ेंगे। तो अब क्या है, हमें मल्टीपल फ्लोर लेवल्स चाहिए। अब ऐसे में मेरे पास जगह तो है नहीं कि मैं अगर जगह वॉल दूंगा 1.5 फीट की, 2 फीट चौड़ी वॉल दूंगा, पता चला मान लो मैंने एक ज़मीन खरीदी जो कि 20 फीट बाई 20 फीट की थी, अब 2-2 फीट की दोनों तरफ वॉल आ गई तो कितना चला गया, 4 फीट चला गया। 20 फीट का स्पैन बहुत ज़्यादा है, बीच में कोई ना कोई एक वॉल सपोर्ट के लिए देनी पड़ेगी, और तो यानी कि 5 फीट की जगह वॉल में चली गई। मिला कितना मुझे, 15 फीट। 15 फीट में 2 रूम निकल पाएंगे? नहीं निकलेंगे। अगर 20 फीट की डिस्टेंस है तो 2 रूम नॉर्मल हमारे कितने होते हैं, 10 बाई 10 का स्मॉल रूम होता है, प्रॉपर रूम नहीं होता। प्रॉपर रूम हमारा 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए। स्टैंडर्ड हमारा 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए एक रूम में, ठीक है। लेकिन हमें रूम कितना मिलेगा, अगर 20 फीट की मैं विड्थ का कोई प्लॉट खरीदता हूँ उसमें मुझे वॉल भी तो अपने प्लॉट के अंदर ही देनी होगी। ऐसा थोड़ी कि मैं पड़ोसी की जगह कब्जा करके उस पर वॉल खड़ी करूँगा, है ठीक है। तो क्या है, वॉल साइज हमारा प्लॉट एरिया से क्या होगा, माइनस होगा,
तब हमारा क्या बचेगा, कारपेट एरिया बचेगा। अब क्योंकि कारपेट एरिया भी ज़्यादा चाहिए और अलग अलग फ्लोर पे भी चाहिए, तो इसीलिए आज के टाइम पे कैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, फ्रेम बेस्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं। फ्रेम बेस्ड में क्या होगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ पे लोड आ रहा है ज़्यादा, वहाँ पे हमने कॉलम हैवी दे दिया, जहाँ लोड कम है वहाँ कॉलम हल्का दे दिया। पूरी वॉल जो थी वॉल नॉन लोड बेयरिंग वॉल हो गई, उसको क्या किया हमने, बाद में कंस्ट्रक्शन किया ब्रिक का। और जनरली घर वगैरह के कंस्ट्रक्शन में आज के टाइम पे क्या होता है, आउटर वॉल तो मेन वॉल रखते हैं हम 9 इंचेस की, बाकी जो इनर वॉल होती है उनको पार्टीशन वॉल रखते हैं। क्यों, अब लोड ही कैरी नहीं कर रही वो खाली सिर्फ किस लिए रह गया, डिवीजन के लिए रह गया, तो इसलिए वहाँ पे 4.5 इंचेस की वॉल दे दी या पार्टीशन वॉल दे दी। लेकिन अभी भी वॉशरूम वगैरह की जो वॉल होती है वो 9 इंचेस की रखते हैं हम। क्यों, देखिए उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये है कि पहले आपका पाइपलाइन जाएगी तो पाइप वॉल के अंदर छुपेंगे। अब 4.5 इंचेस की वॉल जा रही है तो मैं 2 इंच का पाइप उसके अंदर छुपा सकता हूँ क्या? जो सप्लाई वाटर होता है वो तो आपका 0.75 इंचेस यानी कि 20 mm के पाइप में आता है, लेकिन जो ड्रेन वाटर होता है उसका पाइप कितनी थिकनेस का होता है हमारा, कम से कम 1.5 इंचेस का लगाते हैं। कभी देखा है सप्लाई वाटर का पाइप पतला होता है और जो ड्रेन वाटर होता है उसका पाइप क्या होता है, तो वो चीज़ उसके अंदर छुप पाएगी, नहीं आ पाएगी। और आजकल WCs जो लग रहे हैं वो वॉल बे, हाँ वाटर क्लोजेट्स जो लगते हैं वॉल फिटेड आ रहे हैं। अगर 4.5 इंच की वॉल रही, लोड ही नहीं आ पाएगा, तो अलग से एक सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा 4.5 का। उसी में क्या कर देते हैं हम, फ्लश भी उसी में छुपा देते हैं। जैसे 5 स्टार होटल वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको फ्लश अलग से नहीं दिखेगा, एक पीछे क्या होगा, एक वॉल बनी हुई होगी, उसी में फ्लश का सिंबल होगा, उसका वो टैंक किधर रखा हुआ है वो वॉल पे कवर कर दिया छुपा के, और वही वॉल आपकी 4.5 इंचेस की वॉल हो गई एक्स्ट्रा। पुरानी वॉल 4.5 इंचेस की थी, एक अलग से पार्टीशन वॉल और खड़ी कर दी, अब डबल लोड बेयरिंग वॉल हो गई। उस पर आपका फास्टनर के साथ हम क्या कर देते हैं, WC को हैंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पे भी अभी भी पाइप्स वगैरह का जहाँ काम रहता है वो वॉल अभी भी किसकी बनाते हैं हम, 9 इंचेस की बनाते हैं। इसी तरीके से लिफ्ट के चारों तरफ की वॉल हम जनरली किसकी रखते हैं, शेयर वॉल की। शेयर वॉल का साइज़ अलग होता है, RCC वॉल लगाते हैं हम। हाँ, अगर ब्रिक पुराने टाइम पे आपकी लिफ्ट वॉल भी ब्रिक की ही बनाई जाती थी, तो उसमें ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन भी कितने का रखते थे हम, 9 इंचेस का कम से कम रखते थे। लेकिन आजकल जो भी लिफ्ट बनेगी वो किसकी बनेगी, आपकी शेयर वॉल RCC की बनेगी। दो वॉल ब्रिक की रहेगी। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये हमारा रूम बन गया। अब रूम को हम सेपरेट करते हुए चलेंगे साइड बाय साइड। यहाँ पे हमारा डोर आएगा। डोर साइज़ कितने का है हमने नीचे देखा, नाम क्या D1। इस ड्राइंग में एक एरर है वो मैंने आपसे बताया था, सही कर लिएगा, ये नेक्स्ट वाला D2 है। D1 का साइज़ हमने यहाँ से देखना है 100/210। 210 वैल्यू जो है ये क्या है, ये हाइट वैल्यू है जो कि हमारे टॉप प्लान में नहीं आएगी, तो हम सेकेंड वैल्यू को अभी नेगलेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारी 100 की होगी, हमने इसको ऑफसेट कर दिया, इस एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ट्रिम कर दिया। एक रूम तैयार। अब अगले रूम पे चलते हैं। अगले रूम का साइज़ क्या है हमारा, 160/250। 160/250 पे ऑफसेट कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट उसके बाद वॉल कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब यहाँ पे पार्टीशन वॉल है हमारी, तो हमने इसको क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर पे ऑफसेट कर दिया, ट्रिम कर दिया। यहाँ पे हमारा वॉशरूम का डोर है D2 का साइज़ हमें दे रखा है 80, तो हमने यहाँ से इसको 80 ऑफसेट किया। इसके बाद नेक्स्ट रूम है जो कि हमारा 290/360 का दे रखा है।
हमने इनको ट्रिम किया, इसको वो इनको एक्सटेंड कर दिया। सेपरेट करने के लिए यहाँ बीच में से इसको ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए एक्सटेंड कमांड के अंदर शिफ्ट दबा के क्लिक किया, ट्रिम हो गया। यहाँ पे हमारा डोर आएगा, डोर का साइज़ वही 100 सेंटीमीटर का हमने ऑफसेट करके बना दिया। नेक्स्ट रूम 180 बाई 360। लास्ट वाला बिल्कुल बाउंड्री पे है हमारा, तो उसके रेस्पेक्ट में बाकियों को ट्रिम कर दिया हमने। यहाँ पे हमारी ओपनिंग है, 120 की ओपनिंग दे दी हमने। अब इसके बाद अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो यही वाली वॉल तो नीचे जा रही है हमारी, तो मैंने क्या किया, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया, रेफरेंस आ गया। अब TR डबल एंटर पे गए, इनको ट्रिम कर दिया। अब नीचे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कितने का है, फिर नेक्स्ट रूम कितने का है, 300 बाई 512। वॉल 23 की। अभी वॉल छोटी है, इसको क्या कर देंगे हम, और अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट तक गई हुई है, यही वाली वॉल तो लास्ट तक गई हुई है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हम देख सकते हैं ये वाली वॉल इससे मिल रही है, तो इसको इधर भी एक्सटेंड किया। ये एक्स्ट्रा नीचे नहीं जाएगी, इसको क्या कर दिया हमने, शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, ट्रिम हो जाएगी। यहाँ पे भी हमारी दो लाइनें आ रही हैं, अगर ड्राइंग में देखेंगे तो राइट साइड वाली आ रही है, लेफ्ट वाली नहीं आ रही, तो इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम। इसको यहाँ लाइन से कवर कर दिया हमने। इसका साइज़ हाइट कितनी है, 383 है। विड्थ तो आ गई अपने आप ही, अभी चेक करेंगे हम बाद में। 383 पे मैंने नीचे इसको ऑफसेट किया, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, नीचे ट्रिम कर दिया। यहाँ पे पोर्च एरिया है, ये कितने का है, 160। (23) की वॉल दे दी हमने। इतना तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे पोर्च पे गेट आ रहा है, तो गेट ओपनिंग आ रही है, ओपनिंग के लिए ओए ओपनिंग का साइज़ वही 120, तो सेंटर पे लाइन बनाई हमने, और यहाँ पे मेन एंट्री डोर आ रहा है हमारा। मेन एंट्री डोर आप देख सकते हो गैप में है। ये गैप कितना लेते हैं हम, जनरली वॉल की थिकनेस के बराबर। ये वाला डोर हमारा 120 का है। हो गया इतना पूरा। अब ऊपर हमारा स्टेयरकेस है जो कि 200 के गैप पे दे रखा है। हमने 200 ऑफसेट किया, लाइन कमांड पे गए, लाइन से इसको मिला दिया। अब स्टार्ट पॉइंट यहाँ है, एंड यहाँ है, और क्या दे रखा है, सेमी सर्किल है, तो रेडियस कितना, वो एंगल कितना होगा, हाफ सर्किल का एंगल कितना होगा, 180। आप उससे बना सकते हो। आप चाहो तो सर्किल कमांड सेंटर पे यहाँ लेके सर्किल कमांड से बना सकते हो। ठीक, मैं किससे बना रहा हूँ देखिएगा। मैंने लिया फ्लिट कमांड, शॉर्टकट की F एंटर, R एंटर। फ्लिट कमांड क्या करता है, पहले फ्लिट कमांड एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो कि 100 बाई 50 का है।
इसके कॉर्नर अभी कैसे आ रहे हैं, अगर आप ड्राइंग में ध्यान से देखो तो शार्प आ रहे हैं। मुझे इसके कॉर्नर्स को राउंड में कन्वर्ट करना है, तो राउंड में कन्वर्ट करने के लिए एफ एंटर आर एंटर किया। आर एंटर करके जितना राउंड कॉर्नर चाहिए वो वैल्यू बतानी, जैसे मुझे चाहिए 25 रेडियस, तो मैंने लिखा 25। एंटर किया, पहली लाइन को सिलेक्ट किया, सेकेंड लाइन को सिलेक्ट किया, क्या हुआ, एक आर्क बना। ठीक, दोनों लाइन के टेंजेंशियल आया और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा लाइन को क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। करा नहीं करा? जैसे उस दिन आप लोग का क्वेश्चन था हमें कहीं कॉर्नर बनाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लिट कमांड। ठीक है, अच्छा फ्लिट कमांड की स्पेशलिटी क्या होती है, जैसे कि ये दो लाइनें हैं हमारी, मैंने एफ एंटर आर एंटर किया, रेडियस बताया जितने का कॉर्नर चाहिए, पहली लाइन को सेलेक्ट किया, सेकंड लाइन को सेलेक्ट किया। लाइन की लेंथ छोटी थी, कॉर्नर बनाने के लिए लाइन को क्या करना पड़ता, तो फ्लिट कमांड ने यहाँ पे क्या किया था, लाइन कॉर्नर से क्रॉस होके जा रही थी तो उसने क्या कर दिया, उसको ट्रिम कर दिया। और कॉर्नर अगर आगे बनेगा, लाइन की लेंथ छोटी है, तो उसने क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया। इसी तरीके से मान लो कोई ऐसा शेप है, अब ये लाइन तो ज़्यादा आगे जा रही है, ये लाइन छोटी है, मैंने इसमें एफ एंटर आर एंटर 5 लिख के एंटर किया, पहली लाइन ये दी, सेकंड लाइन ये दी, ये वाली लाइन तो क्या हुई, एक्सटेंड हो गई, और नीचे वाली लाइन क्या हुई, तो फ्लिट कमांड ऑटोमेटिकली ट्रिम और एक्सटेंड दोनों फीचर लगाता है। हाँ, जितना कॉर्नर राउंड चाहिए हो आपको। अब यहाँ पे भी तो मुझे राउंड कॉर्नर ही चाहिए, लेकिन ये दोनों लाइनें कैसी हैं, ध्यान से देखो, स्ट्रेट, तो ये दोनों भी स्ट्रेट ही हैं। इन दोनों में क्या स्पेशल है, इन दोनों लाइनों में पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन पे अगर आपको फ्लिट लगाना है, आप कोई भी रेडियस दो, एफ एंटर आर एंटर, आप कितना भी रेडियस दे दो, 0 दे दो, 10 दे दो, 100 दे दो, 1000 दे दो, होगा। कितना भी रेडियस दे दो कोई मैटर नहीं करेगा। रेडियस मैंने दिया देखो 0, पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा राउंड कॉर्नर जो होगा एक सेमी सर्कल बनाएगा, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ किस में आएगी, पैरेलल लाइन में। नॉन पैरेलल में सेमी सर्कल नहीं आ सकता। ठीक है, कोई भी वैल्यू दो, आप 10 दोगे तो भी वही बनेगा, 0 दोगे तो भी वही बनेगा, 1000 दोगे तब भी वही बनेगा, कोई भी वैल्यू दो। नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा पुरानी वैल्यू को, और पैरेलल लाइन के बीच में जितना गैप होगा उसके रेस्पेक्ट में अपने आप आएगा वो। ठीक है, कैसा भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, सबसे आसान तरीका बताया। आर्क से बनाओगे तो स्टार्ट पॉइंट देना होगा, फिर एंड देना होगा, फिर रेडियस या एंगल या कोई तीसरी चीज़ बतानी होगी। कितनी चीज़ बतानी होगी, 3 चीज़ें। फ्लिट में एफ एंटर किया, जो रेडियस पुराना था वही चलता रहने दो, लाइन को सेलेक्ट करो, अपने आप राउंड लगा देगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंगल कितना रखना है, सर्कल कितना रखना है, स्टार्ट कहाँ देना है, एंड कहाँ देना है, माइनस में देना है, प्लस में देना है। जी, डोर में पैरेलल लाइन आती है, पैरेलल है या नहीं है ये बताओ, कहाँ है पैरेलल, फिर कौन, फर्नेस में लगा सकते हो आप, फर्नेस वाले में सेमी सर्कल है, नहीं है ना, बता दूंगा अभी, पहले इसको देख ले। सो वॉल इसके बाहर आएगी, तो 23 पे ऑफसेट कर दिया वॉल के लिए भी। अब एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दिया। स्टेयरकेस मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं स्टेयरकेस के बारे में बात भी नहीं करूंगा, सिर्फ सेंटर पे लाइन बना के छोड़ दिया। प्लान बन गया हमारा, सही है, नहीं गलती कहाँ थी, नहीं वो तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो आपसे कहा ना, स्टेयरकेस मैंने पढ़ाया नहीं है, तो स्टेयरकेस की गलती हो नहीं हो मैं उसको काउंट में ले ही नहीं रहा। ये वाला शेप ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगुलर लग रहा है
या स्क्वायर शेप ज़्यादा लग रहा है? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में ज़्यादा खिंचा हुआ भी नहीं है। अब ज़रा हमारी ड्राइंग देखो जो हमने बनाई है, क्या मैं उससे नहीं पूछा, मैं जो पूछा हूँ वो बताओ। रेक्टेंगुलर ज़्यादा लग रहा है सर। रेक्टेंगुलर लग रहा है ना? देखूँ आपका प्लान। तो अब चीज़ों को चेक करने के लिए हमें पहले डायमेंशंस को चेक करना होगा, तभी पता चलेगा। सही है आपका। ठीक, अब इसको चेक करने के लिए हमें डायमेंशन चेक करनी होगी। जैसा अभी तो प्लान बनाया, लेकिन अब डायमेंशन भी चेक करेंगे। डायमेंशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन डायमेंशन की कमांड देखते हैं, जो कि होती है DLI। अगर आपके पास ऑटोकैड 2018 से नए वर्जन का सॉफ्टवेयर है, तो उनमें एक ऑप्शन होता है यहाँ मेज़र के अंदर क्विक। ये डायमेंशन आपको सिर्फ दिखाएगा, लिख के कुछ नहीं आएगा। जैसे आप कमांड से बाहर जाओगे तो नहीं लिख के आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, जैसे आपके पास कोई ड्राइंग आई, मान लो हर बार जूनियर थोड़ी बने रहोगे, बाद में सीनियर भी बनोगे, तो ड्राइंग बनाने का काम नहीं होगा, ड्राइंग को चेक करने का काम होगा। ठीक है, या किसी और ने बनाया, कहा भाई चेक कर लो। ठीक है, तो या आपने खुद बनाया, बाद में आप चीज़ों को चेक करना चाहते हो, तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका चेक करने का है मेज़र में जाके क्विक डायमेंशन में चले जाएंगे। क्विक में क्या है, जिसके ऊपर लेके जाओगे आप उसका साइज़ दिखाता रहेगा। अब बाहर तो कुछ है नहीं तो उसका दिखाएगा नहीं, जो रेफरेंस में आएगा उसका साइज़ दिखाएगा। देखो आप, दिखा रहा है प्रॉपर, जितनी चीज़ें आ रही हैं सबकी लेंथ दिखा रहा है बराबर। रूम का साइज़ ऑरेंज कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा है, बट जो लाइनें हैं उनकी अलग से लेंथ भी दिखा रहा होगा, देखो ग्रे कलर से। तो अगर खाली सिर्फ देखना है तो क्विक वाला व्यू यूज़ करेंगे, लेकिन मुझे अगर किसी को रिप्रेजेंट करके देना है सब लिख के, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशन कमांड का। डायमेंशंस की अलग अलग कमांड है। ठीक है, शॉर्टकट मैं लिखवा दूंगा अभी, एक मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ शायद हो इसमें या शायद ना भी हो। चलिए, इसमें है नहीं, मैं कमांड्स की वो कमांड अभी लिखवा दूंगा। पहले वैसे ही कमांड बता देता हूँ। डायमेंशंस को चेक करने के लिए सबसे पहली कमांड जो हम यूज़ करेंगे वो है DLI। DLI का मतलब होता है डायमेंशन अबाउट लीनियर लाइन। ठीक है, डायमेंशन की कमांड जो याद रखनी है उसका तरीका क्या है, जितनी भी डायमेंशन कमांड है सबका स्टार्टिंग वर्ड D है। ठीक है, स्टार्टिंग वर्ड क्या है, D। अब लाइन की डायमेंशन चेक करनी है, लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है अगर, तो लीनियर, तो शॉर्टकट क्या हो गया, D। लीनियर के स्टार्टिंग के दो वर्ड LI, डायमेंशन अबाउट लीनियर लाइन। इसी तरीके से अगर मुझे एंगल चेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या बनेगी, पहला लेटर तो D रहेगा, एंगल के स्टार्टिंग के दो वर्ड क्या हैं, तो शॉर्टकट क्या हो गया, DAN। इसी तरीके से कहीं रेडियस चेक करना है तो शॉर्टकट क्या हो गया, डायमीटर चेक करना है तो DD, DDA, DDI। ठीक, अब अगर कोई लाइन एंगल पे आ रही है, स्लांट हाइट जैसे हाइपोटेन्यूस होती है, तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, एंगल लेंथ को हम ऑटोकैड में कहते हैं अलाइंड लेंथ। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, DAL। ठीक है, सो अब DLI एंटर किया, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, उठा के ऊपर रखा। पहले ये बताओ डायमेंशन आ रही है या नहीं आ रही, जितना हमने दिया था उतनी आई। अब इसकी डायमेंशन चेक करनी है, वापस से क्या करना होगा, स्पेस बार दबाएंगे। अब पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, उठा के ऊपर रख दिया, फिर स्पेस बार, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट उठा के ऊपर रख दिया। अगर आपने DLI पे डबल एंटर किया तो क्या आ रहा है, बॉक्स बन के आ रहा है।
अब आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखना होगा ऊपर। इसमें क्या है, हम लाइन की डायमेंशन तो चेक कर सकते हैं, लेकिन जो गैप की डायमेंशन है वो नहीं आएगी। अच्छा, डायमेंशन तो प्रॉपर आ रही हैं, लेकिन क्या रीडेबल है या नहीं है? हमें डायमेंशन ऐसी बनानी चाहिए कि हम डायमेंशन को रीड भी कर सकें। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे हम, डी एंटर करने के बाद किस में गए हम, मॉडिफाई पे जाने के बाद अभी तक प्राइमरी यूनिट में जाते थे, अब जाएंगे इसमें। ये क्या है, लिखवा दूंगा मैं, पहले इधर देख लिया, वीडियो बन रही है, सेव हो जाएगी नेट पे, देख लेना वहाँ से रेफरेंस के लिए। टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट स्टाइल है, आप स्टाइल बदल सकते हो, यानी कि लिखने का तरीका। आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ये अननेसेसरी एलिमेंट है, करो नहीं करो कोई फ़र्क ड्राइंग में नहीं पड़ेगा। हमें क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हमारी डायमेंशन जो वो आराम से क्या हो जाए, रीड हो जाए। तो रीड करने के लिए साइज़ अभी क्या है, बहुत ज़्यादा उसका स्मॉल है, तो मुझे यहाँ से टेक्स्ट की हाइट को चेंज करना होगा। टेक्स्ट हाइट कितनी लगी हुई है, वॉल है हमारी 23 सेंटीमीटर की, रूम है 350 सेंटीमीटर का, उसके आगे 2.5 2.5 कोई मैटर करेगा, बहुत स्मॉल है, रीडेबल ही नहीं होगा। तो मुझे इस साइज़ को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। कोशिश क्या करते हैं हम, देखो जब भी आप प्लान बनाओगे तो वॉल तो आराम से दिखेगी या नहीं दिखेगी, तो टेक्स्ट साइज़ जो होता है वो वॉल के साइज़ के आसपास रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कितना रख रहा हूँ, 15 रखा मैंने, ठीक है। 20 रख सकते हो आप, 10 रख सकते हो आप, चेक कर लेना जिसमें आपके ड्राइंग रीडेबल लगे, जिसमें रीडेबल लगे वही रखिएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको 10 रख सकते हो, 10 रख लिया आपने। टेक्स्ट हाइट, नीचे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट प्लेसमेंट, अबव लाइन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। हम लोग ईडी में कैसे लिखते थे, सेंटर पे लिखते थे, मैं चाहता हूँ सेंटर पे लिखा रहे, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, सेंटर पे लिखा रहेगा। ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, यानी कि डायमेंशन लाइन, और ये लाइन एकदम टेक्स्ट से क्या हो रही है, मिल के आ रही है, तो आप गैप दे दो यहाँ से, मैंने 5 का गैप दे दिया। देखो ये गैप, हल्का सा गैप आ गया, तो ये गैप भी आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको लगता है गैप ज़्यादा हो गया, गैप कम कर दो। फिर यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखा हुआ है। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट किस ओरिएंटेशन में लिखा जाए। तो अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो सारा टेक्स्ट कैसा लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। अगर अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, बस अगर वर्टिकल डायमेंशन देखेंगे तो वर्टिकल में लिख के आएगा, हॉरिजॉन्टल देखेंगे हॉरिजॉन्टल पे लिख के आएगा, और एंगुलर देखेंगे तो एंगल पे लिख के आएगा। तो मैं जनरली अलाइन विद डायमेंशन के साथ जाता हूँ, बट आपकी मर्जी है, आप हॉरिजॉन्टल चाहते हो हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो। टेक्स्ट का काम यहाँ पे पूरा हो गया। टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है हमें, एरो साइज सेट करना, क्योंकि जब भी हम ईडी में याद होगा डायमेंशन दिखाते थे तो एरो हेड भी तो बनाते थे, और एरो हेड का भी स्टैंडर्ड साइज़ होता था, शेप होता था, उसको बनाने का रूल भी होता था। तो हम लोग जनरली कोशिश क्या करते हैं कि चीज़ों को सेम लेके चलें। जैसे टेक्स्ट साइड यहाँ कितनी ली, तो मैं एरो साइज पे गया, और यहाँ पे एरो साइज को भी हमने क्या रखा, 10। स्टैंडर्ड रूल यही कहता है ड्राफ्टिंग का। अच्छा, अब एरो किस तरीके का चाहिए आपको, वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग ईडी में जब करते थे तो हमें ट्रायंगुलर एरो ही बनाए गए थे, लेकिन सिविल में या इंटीरियर में जब हम डायमेंशंस डिटेल दिखाते हैं तो एरो क्या होता है, फिल एरो होगा, तो वो क्या होगा, साइज़ भी बड़ा होगा, और वो ड्राइंग में क्या है ना, एक एरो के अंदर दूसरा एरो कई बार मर्ज होने लगेगा, स्मॉलर डिटेल जब देनी होगी। इसीलिए ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, इसकी जगह पे ऑब्लिक का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन ऑब्लिक का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पे डिटेल ड्राइंग्स देनी हो, आर्किटेक्चर ड्राइंग देनी हो, स्ट्रक्चर ड्राइंग देनी है, जहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा माइनर है। जैसे मान लो मैं बार का कोई शेड्यूल दे रहा हूँ, किसी कॉलम की डिटेल बना रहा हूँ, है ना, अब उसमें रिंग भी है, एमएम में काम हो रहा है, कई बार क्या होगा, एरो के अंदर एरो आने लगेगा, तो इसलिए बेटर क्या रहता है, हम क्या दें, ऑब्लिक का दें। बट अभी के लिए हम जो स्टैंडर्ड है वही लेके चल रहे हैं, जो अभी तक हम ईडी में यूज़ करते हुए हैं। बट आगे जैसे डिटेल बनानी होगी तो हम इसकी जगह पे ऑब्लिक का ही लेंगे, और ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स और जो स्ट्रक्चर फर्म्स हैं ज़्यादातर ऑब्लिक का ही यूज़ करती हैं, अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट हम किस पे गए, लाइन पे। 3 चीज़ें सेट, 4 चीज़ें सेट करनी होती हैं हमें जब भी हम डी एंटर करते हैं। प्राइमरी यूनिट, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद
सिंबल एंड एरो। उसके बाद लाइन। लाइन में हमें दो टाइप की लाइन देखने को मिलती है, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जिनको हम लाइन विद एरो कहते हैं, ठीक है, जो कि ये वाली हैं, ये दिख रही है लाइन विद एरो। आपको चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने इसका कलर चेंज किया। अगर मैं चाहता हूँ मेरी ड्राइंग में डायमेंशन लाइन शो ना हो तो मैं उनको यहाँ से सप्रेस कर सकता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, डायमेंशन चेक करोगे तो इंटरव्यूअर ने कई बार डायमेंशन लाइन को क्या किया हुआ रहता है, ऑफ किया हुआ रहता है। वो कहता है कि डायमेंशन दिखाओ। अब डायमेंशन आपके प्रॉपर नहीं आएगी तो आपको क्या होगा, नहीं आता, सेट करना पड़ेगा। कई बार इंटरव्यू इस तरीके के ट्रिक क्वेश्चंस कर देते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से अनसप्रेस कर देना है उसको। अनसप्रेस कर दोगे एरो आएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा, कलर आपकी चॉइस है, बदलना है नहीं बदलना है आपके ऊपर है। सेकंड कौन सी लाइन है, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो ओरिजिन से पोजीशनिंग बताएं, ठीक है, जैसे कि ये। इसमें और कोई पैरामीटर चेंज करने की आपको कोई नीड नहीं है। आप कलर भी चाहो तो सेम रख सकते हो। डायमेंशन लाइन से हमारी ड्राइंग में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सटेंशन लाइंस का कलर आप चाहते हो तो यहाँ से कलर, एक्सटेंशन लाइन का भी कलर चेंज किया जा सकता है। एक्सटेंशन लाइन आप ड्राइंग में नहीं चाहते कि शो, तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट मेन चीज़ है इनको मैनिपुलेट करना। ये चीज़ मैनिपुलेट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज़ें प्रॉपर रखनी चाहिए हमें। ये कैसे रखेंगे प्रॉपर, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, मतलब डायमेंशन लाइन के बाद कितना और एक्सटेंड होना है। तो एरो हेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो टेक्स्ट हाइट होता था उसका हाफ ऊपर लेके आते थे और हाफ नीचे लेके आते थे। टेक्स्ट हाइट कितनी है हमारी, 10 है, तो ऊपर का साइज भी कितना जाना चाहिए, 5। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर एक्सटेंशन लाइन ड्राइंग से टच होके आई, मैंने मान लो किसी को प्रिंट निकाल के दिया, उसको यही नहीं समझ में आएगा कि ड्राइंग कौन सी है और एक्सटेंशन लाइन कौन सी है। इसलिए ड्राइंग में और लाइंस में, डायमेंशन लाइन में हमारे क्या होना चाहिए, प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। तो वो गैपिंग मैं कितनी दे देता हूँ यहाँ से अभी के लिए, 5। मैं एक का और जनरली यूज़ करता हूँ फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, इसको मैं ऑन करते हुए चलता हूँ। इसका यूज़ मैं आप आगे बताऊँगा आप लोग को। फ़िलहाल के लिए अभी हमने इतना ओके किया। ओके करने के बाद सेट करंट किया। अब डायमेंशन तो मैंने पहले दे दी थी, डायमेंशन तो लिखी हुई है ना देखो पहले से, लेकिन मैंने क्या किया था, इसमें जाके मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ, पुराने वाले में ही चेंजेस होंगे। अब जैसे ही मैं सेट करंट करके क्लोज करूँगा, क्या डायमेंशन प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, डायमेंशंस को अगर मैं पिक करके ऊपर रखता हूँ, क्या हो रहा है, डायमेंशन ऊपर चली गई। ये एक्सटेंशन लाइन क्या हुई, इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ नहीं गई। मैं ड्राइंग में अपने चाहता हूँ कि एक्सटेंशन लाइन इतनी ज़्यादा लेंथ में ना आए, क्योंकि वो क्या होगा, कई बार हमें जब टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो डायमेंशंस को आगे पीछे मूव करना पड़ता है। तो वहाँ पे प्रॉपर रखने के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, फिक्स लेंथ को ऑन कर देता हूँ। फिक्स लेंथ क्या करेगा, जैसे ऊपर की लेंथ फिक्स है, नीचे की लेंथ भी मैंने फिक्स कर दी, कितनी, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 10। अब ये गैप कोई मैटर नहीं करेगा। मैंने इसको 5 लिख कर ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। अब क्या हो गया देखो, हेडर बन गया प्रॉपर, 5 ऊपर 5 नीचे। इसको उठा के पास में ले तो आप, यहाँ तक समझ में आया। इस तरीके से डायमेंशन चेक हो सकती है हमारी, बट डायमेंशन चेक तो हो जाएंगी DLI से, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। इस टाइम को मिनिमाइज़ करने का भी तरीका है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले गैप को हम DLI से ही डिफाइन करते हैं ज़्यादातर। मैंने DLI लिखा। डिस्टेंस कैसे चेक करना है मुझे, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो DLI में पहला पॉइंट मैंने लेफ़्ट में दिया, सेकंड पॉइंट किधर दिया, राइट की तरफ दिया, और इसको उठा के मैंने ऊपर रख दिया। आ गया। अब आगे की डिस्टेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, DCO। DCO का फुल फॉर्म है डायमेंशन अबाउट कंटिन्यूस लाइन। जैसे ही मैंने DCO एंटर किया, अभी देखो मैंने कहीं पे कोई क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, लग गई कमांड। ठीक, अगर मैं अभी भी एस्केप कर देता हूँ, कोई कमांड लगी हुई अभी, पहला गैप DLI से देना होगा आपको हमेशा। अब नेक्स्ट गैप के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
DCO एंटर। मैंने क्लिक किया क्या कहीं? ऑटोमेटिकली कहाँ ले रहा है वो पहला पॉइंट? जो DLI का लास्ट पॉइंट था उसने वहाँ से पिक कर लिया। अब आगे की तरफ जैसे पिछले बार मेथड में हमें बार बार एंटर करना पड़ रहा था और 2 पॉइंट देने पड़ रहे थे, यहाँ पे बार बार एंटर करने की ज़रूरत ख़त्म, मल्टीपल पॉइंट देने की ज़रूरत ख़त्म। आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन के पॉइंट बता देने हैं। और अच्छी बात क्या होगी, सारी एक ही लाइन में आएंगी। देखो इससे पहले तक मुझे उनको अरेंज करना पड़ रहा था ऊपर नीचे। एक डायरेक्शन की पूरी हो गई, अब मुझे डायरेक्शन किधर लेनी है, तो एस्केप किया। क्या करेंगे अब? DLI करूँ DCO करूँ? DLI क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को बदल रहा हूँ अब। ऑटोकैड को थोड़ी पता है कि आप बदल रहे हो नहीं बदल रहे हो। तो पहला क्या किया, DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट उठा के साइड में रखा, आ गया। अब देखो ये 383 आ गया। फिर से डायरेक्शन बदल दी DLI से, DCO एंटर, हो गया ये भी। वापस से DLI एंटर, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट उठा के इधर रखा, DCO एंटर किया, और देखो ये वाला जो रूम है हमारा, इस रूम का साइज़ अगर मैं ड्राइंग में देखूँ क्या लिखा हुआ है, 500 बाई 512। मैंने DLI एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन चेक किया, 500 आ रहा है, हाइट चेक करी, कहाँ से लेंगे बताओ? नीचे से, ठीक है। तो इसके पॉइंट को मैंने स्टेयर के नीचे लगा दिया, यहाँ और नीचे, यहाँ रूम साइज हम कहाँ से कहाँ काउंट करते हैं? तो वॉल कहाँ है हमारी? यहाँ पे ऊपर है ना वॉल। तो वॉल डिस्टेंस तो कितना दिखा रहा है ये भी तो प्रॉपर नहीं आ रहा। अगर यहाँ से भी काउंट करेंगे तब भी तो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे रखते हैं कितना है, 472 है। यहाँ रखते हैं तो कितना है, 672 है। हमें चाहिए कितना, 500। ज़रा इसमें से 512 माइनस करो, कितना बचेगा? माइनस तो करो, 672 में से 512 माइनस करो, 160 बचेगा। अब ये 160 कहाँ से आया एक्स्ट्रा, वो 60 कहाँ से आया वो बताता हूँ। अब इस ड्राइंग में गलती क्या हो रही है, ये जो है ना, ये पूरा एक कंबाइंड रूम है जिसके अंदर वॉशरूम अटैच्ड है। अब वो डिस्टेंस जो काउंट कर रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ गलत है। वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मेन वॉल का डिस्टेंस काउंट किया उन्होंने, बट एक्चुअल में वॉल तो ये आ रही है, यहीं से काउंट करना चाहिए था, बट उन्होंने इसको मास्टर बेडरूम के अंदर ही काउंट कर लिया। ये एरर है। तो हमने क्या किया, हमने साइज़ लिया यहाँ से, इससे ऊपर एक्स्ट्रा कितना आया, 150 ये आया और 10 वॉल की थिकनेस आई, तो टोटल कितना बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो 160 और एक्स्ट्रा आ गया। अब गड़बड़ी हो गई हमारी ड्राइंग में उस वजह से या नहीं? मुझे क्या करना है, इसको खींच के ऊपर लेके जाना है, कितना, 160। तो अब इस काम को करने के लिए ही हम स्ट्रेच कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रेच कमांड के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया 100 बाई, अब कमांड में गए, एस एंटर किया, मुझे इस 100 को 120 में कन्वर्ट करना है। जो 100 लेंथ है रेक्टेंगल की, इसको कितने में करना है? अब रेक्टेंगल 120 का हम अलग से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टाइम लगेगा, REC एंटर करना है। लेकिन मैं इसमें क्यों सिखा रहा हूँ, टाइम हमें प्लान बनाने में लगा। अब वापस से प्लान थोड़ी बनाऊंगा बैठ के, या नीचे के पोर्शन को डिलीट करूँगा फिर ऊपर से बनाऊँगा, उसमें भी टाइम लग जाएगा हमारा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पुरानी ड्राइंग में ही चेंजेस करके उसको सेट कर दूँ। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ इसका साइज़ ही मैं 20 बढ़ा दूँ। तो 20 बढ़ाने के लिए ऐसे एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके पॉइंट बताया,
जिधर चेंज करना है डायरेक्शन बताई और डिस्टेंस बताया, एंटर कर दिया, हो गया स्ट्रेच। नहीं हुआ? कमांड नहीं लगा था क्या हमारा? नहीं पढ़ लिए। एस एंटर कमांड क्या लिखा हुआ है बताओ? एस एंटर अब ये क्या है? ग्रीन विंडो ब्लू विंडो? पहले बताओ ग्रीन विंडो ब्लू विंडो क्या है? देखा है ग्रीन और ब्लू कलर की विंडो बनती है ऑटोकैड में? देखो किस कलर की बन रही है? अब किस कलर की बन रही है? ऑटोकैड में 2 कलर की विंडो बनती है, सिर्फ ऑटोकैड की नहीं है ये, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ऐसी बनती है, ग्रीन और ब्लू कलर की विंडो। दोनों में फ़र्क है सिलेक्शन में। इसके अंदर थोड़ा सा ही पार्ट आ गया किसी भी लाइन का तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो ब्लू विंडो में पूरा लेना पड़ेगा तभी सिलेक्ट होगा। करेक्ट। जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई है, अब मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट में नीचे लेके आता हूँ। अब इस विंडो में आप ध्यान से देख सकते हो क्या पूरी लाइन विंडो के अंदर आ गई या नहीं आई? नहीं आई। लाइन सेलेक्ट हुई? नहीं हुई। ब्लू विंडो तभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा जब पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ गया हो। जब तक पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं आएगा तब तक सेलेक्ट नहीं होगा। अब पूरा ऑब्जेक्ट आ गया था तो सेलेक्ट हो गया। इसको कहते हैं ब्लू विंडो या फुल विंडो सिलेक्शन। ठीक है, जब बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर से छोटा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो वहाँ हमेशा कोशिश करते हैं ब्लू विंडो से सेलेक्ट किया जाए। मतलब जैसे कि ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी विंडो यूज़ करूँगा मैं? ब्लू विंडो। अब एक ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट क्लिक करके भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये सारे सेलेक्ट करने हैं। अब इनको एक एक करके क्लिक करने में टाइम लगेगा, तो ऐसे में क्या किया जाए? एक बड़ी सी ब्लू विंडो बनाई जाए। अब कितनी भी बड़ी बना दूं मैं, सर्कल तो उसके अंदर नहीं आ पाएगा, सिर्फ यही सेलेक्ट होंगे हमारे। तो बड़े में से जब छोटा सेलेक्ट करना हो तब कौन सा यूज़ करेंगे हम? ब्लू विंडो। नेक्स्ट है ग्रीन विंडो। ग्रीन विंडो क्या है? क्विक सिलेक्शन। वो आपने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, माउस को राइट से लेफ्ट की तरफ लाए। अब इस विंडो में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो पास हो रही है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जैसे लाइन और बड़ा वाला सर्कल है वो कंप्लीट तो नहीं आ रहा, कुछ ऑब्जेक्ट पूरे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सेलेक्ट सारे हो गए। इसको कहते हैं ग्रीन विंडो। हमें स्ट्रेच कमांड के लिए स्पेशली कौन सी विंडो लगानी है? देख लो पहले। चलो ग्रीन विंडो लगाते हैं। अब एस एंटर किया मैंने, पहला क्लिक ग्रीन विंडो के लिए किधर से करते हैं हम? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट किया, सेलेक्ट हो गया, एंटर किया, पॉइंट दिया, डायरेक्शन बताई कितना, लिख के एंटर कर दिया। अभी भी नहीं हुआ। अब क्या गड़बड़ी हुई? हो क्या रहा है अभी? स्ट्रेच हो रहा है या मूव हो रहा है? स्ट्रेच कभी किया है किसी चीज़ को? किसको? बलून को किया है? लाइन को? एक्चुअल लाइफ में स्प्रिंग को, बलून को भी तो किया होगा। रबर कैसे करते हैं हम स्ट्रेच उसको? है दोनों हेड से। मान लो मेरे पास एक कोई रबर, ये मान लो रबर है, ये है रबर। अब मुझे इसको स्ट्रेच करना है, ठीक। अब ये रबर यहाँ रखी हुई है, मैं इसको पकड़े खींच रहा हूँ, स्ट्रेच हो रही है, मूव हो रही है? स्ट्रेच कब होगी? अगर मैंने इसका पिछले कॉर्नर को पकड़ लिया, फिक्स कर लिया, अब दूसरे कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा तभी तो स्ट्रेच होगी है, या दोनों कॉर्नर पे अपोजिट फोर्स लगाऊंगा तभी तो स्ट्रेच होगी। वही कंसेप्ट स्ट्रेच में यहाँ पे भी होता है। आपको स्ट्रेच जब करना है तो हमेशा याद रखना है कॉर्नर सेलेक्शन करना है। कौन सा कॉर्नर? जिस कॉर्नर पे आप चेंज चाहते हो। मतलब ये रेक्टेंगल जब बढ़ेगा तो कोई ना कोई खिंच के जाएगा आगे। कौन सा पोर्शन जाना चाहिए? अप वाला, डाउन वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, कौन सा जाना चाहिए? अप डाउन। 4 कॉर्नर आएंगे ना, ये टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। कौन से कॉर्नर खींचने चाहिए? या तो बॉटम राइट और टॉप राइट। नहीं, चारों में से कोई भी खींच सकती है। 2 खींचने चाहिए ना भाई। अगर एक कॉर्नर खींचा खाली, मैंने ऐसा एंटर किया, मैंने सिर्फ ये वाला कॉर्नर लिया, ठीक। ऐसा नहीं स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। सिर्फ कॉर्नर लिया,
इस ग्रीन विंडो के अंदर देखो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया क्या? अगर पूरा कर दिया तो वापस से मूव होगा, स्ट्रेच नहीं होगा। अब क्या हुआ? सिर्फ एक कॉर्नर हुआ। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा? स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन क्या स्ट्रेच होने के बाद रेक्टेंगल रहेगा? क्यों? वो कॉर्नर खींच रहा है। रेक्टेंगल रखना है तो क्या करना होगा? दोनों कॉर्नर खींचने चाहिए। तो ऐसे मैं सेंटर किया, ऊपर वाला कॉर्नर भी लिया और नीचे वाला भी लिया। इस विंडो में ध्यान से देखो, जो वर्टिकल लाइन आ रही है ग्रीन विंडो के अंदर वो कंप्लीट आ रही है या नहीं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो पार्शियल सिलेक्शन में जा रही है। स्ट्रेच में जो चीज़ विंडो के अंदर पूरी आ जाएगी वो मूव होगा, जो पार्शियल जाएगा वही स्ट्रेच होगा। और जाहिर सी बात है जब रेक्टेंगल खींचेगा ये तो वर्टिकल हाइट मुझे चेंज नहीं करनी, वर्टिकल तो वही रखनी, हॉरिजॉन्टल की तो लेंथ चेंज करनी है। तो ऐसे में वर्टिकल लाइन को कंप्लीट लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को पार्शियल पे लेंगे। सेलेक्ट कर दिया, ऊपर नीचे दोनों के कॉर्नर सेलेक्ट हो गए, एंटर किया, पॉइंट बताया और बढ़ाया। अब अगर नीचे बढ़ाया तो देखो क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम। वर्टिकल लेंथ नीचे रखने पे भी सेम आएगी, वर्टिकल लेंथ तो वही रहेगी। कितना बढ़ा दिया इसको? 20, एंटर कर दिया, हो गया। अब मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताओ, मुझे इसको 50 से घटा के 40 करना है, कैसे करेंगे? बटन वाले को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो बताओ। हाँ, ग्रीन विंडो से पहले कमांड नहीं देंगे, ऐसे एंटर करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे और सर जिसको बढ़ा रहे हैं उसको पार्शियली लेफ्ट सिलेक्ट साइड करेंगे। लेफ्ट साइड और हाफ नीचे ऊपर से हाफ। ऊपर से हाफ, हो गया। एंटर किया, कोई भी पॉइंट दे दो आप। किधर बढ़ाना है हमें? ऊपर की तरफ लेके। कितना कम करना है? 10 कम करना है, 40 करना था ना, है ना? हो गया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है अब हमने। अब मुझे किसको खींचना है ऊपर? पहले कितना खींचना है वो चेक करेंगे हम। कितना खींचना है? 160। क्या ये वाली वॉल को ऊपर खींच दूँ, काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। लेकिन खाली इसको खींचता हूँ तो नीचे वाला रूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो मैंने एस एंटर किया, मैंने सिर्फ इस वॉल को नहीं लिया, नीचे से पूरा ले लिया। नीचे का पूरा एलिमेंट फुल आ रहा है इस विंडो के अंदर, तो वो क्या होगा? मूव होगा। जो वर्टिकल लाइन आ रही है सिर्फ वही स्ट्रेच होंगी। सेलेक्ट किया, एंटर किया, पॉइंट बताया, किधर लेके गए? कितना? सही हो गया साइज़ 512। और इसका 352 साइज़ था, जो कि साइज़ गलत लिखा हुआ था इसका। बताओ यहाँ तक समझ में आया? स्ट्रेच कमांड क्लियर है? ठीक।